Assalamu alaikum class. Today our topic of discussion is levels of biological organization. पहले हम बायो एलिमेंट्स के बारे में देखते हैं। ऐसे एलिमेंट जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में मौजूद हों उन्हें आप बायो एलिमेंट्स कहेंगे। किसी ऑर्गेनिज्म में लिविंग थिंग में जो एलिमेंट्स मौजूद हैं उन्हें बायो एलिमेंट्स कहेंगे। 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स में से 16 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद हैं। वो डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स बना रहे हैं, डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस जो हैं कैरी आउट कर रही हैं। तो आप अपने जिस्म में देखें कि ह्यूमन बॉडी में आउट ऑफ 16 बायो एलिमेंट जो 6 बायो एलिमेंट्स हैं वो मेजर बायो एलिमेंट्स हैं जो कि आपके टोटल मास का 99% पार्ट बना रहे हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि आउट ऑफ 92 जो 16 एलिमेंट्स हैं जिनको आप बायो एलिमेंट्स कहेंगे, उनमें फर्दर 6 ऐसे हैं जो कि मेजर क्वांटिटी में मौजूद हैं, 99% आपके बॉडी का मास बना रहे हैं, जिसमें सरीफिरस ऑक्सीजन है दैट मेक योर बॉडी अबाउट 65%, देन कार्बन विच मेक योर बॉडी अबाउट 18%, देन हाइड्रोजन which is present just 10%, nitrogen 0.3%, calcium that is 2%, and phosphorus which is about 1%. तो इसको आप देखें, कैलकुलेट करें तो आपके पास टोटल 99% पार्ट आपकी बॉडी का बनेगा। इसके अलावा जो बाकी 10 बायो एलिमेंट्स हैं, 6 ये हो गया जो कि 99% आपके जिस्म का मास बना रहे हैं। बाकी के जो 10 बायो एलिमेंट्स हैं उनमें सबसे पहले पोटेशियम है 0.35%, सल्फ़र 0.25%, क्लोरीन 0.15%, सोडियम 0.15%, मैग्नीशियम 0.05%, आयरन 0.004%। उसके अलावा बाकी जो 4 नीचे आपके पास हैं, कॉपर हो गया, मैंगनीज, जिंक एंड आयोडीन, ये बहुत ही टाइनी अमाउंट में मौजूद हैं, यानी ट्रेसेस की फॉर्म में है, बट इनकी अबंडेंस जो है, इनका मौजूद होना बहुत लाजमी है बॉडी के लिए। तो ये 10 एलिमेंट्स जो कि 1%, 10 बायो एलिमेंट्स जो कि 1% पार्ट बना रहे हैं, और पिछली स्लाइड में आपने देखा 6 बायो एलिमेंट्स जो हैं जो आपका 99% बना रहे हैं। तो जो ज़्यादा कंपोज करेंगे आपकी बॉडी को वो होंगे मेजर बायो एलिमेंट्स, जो इनकी कम क्वान्टिटी है वो होंगे माइनर बायो एलिमेंट्स। नेक्स्ट इज़ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है क्या? एक्चुअली बायोलॉजी को स्टडी करना, लाइफ को स्टडी करना इतना आसान नहीं है। तो अपनी कन्वीनियंस के लिए जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने बायोलॉजी को लिविंग थिंग्स के अंदर जो स्टडी है उसको डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड किया है। ऐसा क्यों किया है? ऐसा इसलिए किया है कि एक ऑर्गेनिज़म इतना ज़्यादा सिंपल नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिज़म, और उनमें जो कम्प्लेक्सिटी की डिग्री है वो काफ़ी हाई है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो लिविंग थिंग है उसमें कई रेगुलेटरी मैकेनिज़म्स हैं जो इंट्रैक्शन शो कर रहे हैं अपनी इन्वायरमेंट के साथ अपनी बका के लिए। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी है? इसमें आप फर्स्ट पॉइंट में आप देख सकते हैं कि किसी भी लिविंग थिंग के अंदर जो लिविंग सब्सटेंस है दैट इज़ प्रोटोप्लाज्म। अब जो लाइफ के अंदर, इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट केमिकल फिनोमिना हैं, उनको आप डिफरेंट लेवल्स पे स्टडी करेंगे। अब वो लेवल्स क्या हैं? वो लेवल्स हम स्टार्ट करेंगे सब एटॉमिक एंड एटॉमिक पार्टिकल से लेकर ऑर्गेनिज़म तक, फिर ऑर्गेनिज़म से आगे पॉपुलेशन है, कम्युनिटी है, और उसके बाद एंटायर वर्ल्ड है। तो लेट्स स्टार्ट बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन विद इट्स लेवल। इस पिक्चर में बड़ा आसान है, नीचे से आप ऊपर की तरफ इसको पढ़ें तो सबसे पहले हमारे पास जो सबसे पहला सब एटॉमिक पार्टिकल्स का लेवल है, उससे ऊपर एटम्स हैं, फिर माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, उसके बाद ऑर्गेनेलीज हैं, देन सेल्स, सेल्स के बाद का लेवल टिशू है, टिशू से ऊपर ऑर्गन सिस्टम्स, और उसके बाद ऑर्गेनिज़म जो कि मल्टी सेलर ऑर्गेनिज़म लिखा हुआ है, उसके बाद एक जैसे ऑर्गेनिज़म जो इंटरब्रेट करेंगे स्पीशीज़ में आएंगे, फिर स्पीशीज़ एक ही स्पीशी के मेंबर्स को आप पॉपुलेशन में लेंगे, डिफरेंट पॉपुलेशन से कम्युनिटी को कंस्ट्रक्ट करेंगे, कम्युनिटी से एक इकोसिस्टम डेवलप होकर तमाम इकोसिस्टम्स मिल कर क्या बनाएंगे? बायोस्फीयर बनाएंगे। तो इसको हम फर्दर डिफरेंट स्लाइड्स के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास लेवल है दैट इज़ एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल।
हम सब जानते हैं कि मैटर चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग मैटर हो, वो सिंपलेस्ट यूनिट्स पर मुश्तमिल है जिन्हें आप एटम्स कहेंगे। फिर फर्दर एटम्स जो हैं मज़ीद अपने से छोटे पार्टिकल्स में यहाँ पे कंपोज्ड ऑफ हैं जिनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहेंगे, जिसमें प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि एटम शो हुआ हुआ है जिसके न्यूक्लियस में ग्रीन कलर जो है वो न्यूट्रॉन को शो कर रहा है, रेड जो पार्टिकल हैं प्रोटॉन को शो कर रहे हैं, और इसके इर्द गिर्द ये जो येलो कलर्स में आप क्लाउड देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसमें आपको 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। अब आप ये खुद गैस करें कि ये कौन सा एटम शो हुआ है जिसमें आपके पास 4 न्यूट्रॉन्स और 3 प्रोटॉन्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो लेवल है सेकंड लेवल, दैट इज़ मोलेक्युलर लेवल। जितने भी एटम्स हैं, जितने भी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर बायो एलिमेंट्स हैं, कितने हैं? 16 बायो एलिमेंट्स हैं। तो वो आइसोलेटेड फॉर्म्स में मौजूद नहीं है, वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए हुए हैं, आइदर थ्रू आयनिक बॉन्डिंग, आइदर थ्रू कोवलेंट बॉन्डिंग, आइदर थ्रू कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग्स के थ्रू जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं, जब वो आपस में जुड़ेंगे तो वो क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे? स्टेबल फॉर्म में आ जाएंगे, जिसे आप कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल कहेंगे। अब कौन कौन से मोस्ट कॉमन एटम्स हैं? हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, इनका भी हमने जिक्र किया है। ये मिलकर क्या बनाएंगे? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की टाइप्स कितनी हो सकती हैं? मोलेकुलर वेट पे डिपेंडेंट है। लो मॉलिक्यूलर वेट के कम मॉलिक्यूल्स माइक्रो मॉलिक्यूल होंगे और लार्ज मॉलिक्यूलर वेट के मॉलिक्यूल्स को मैक्रो मॉलिक्यूल कहेंगे। पिक्चर में आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पे आपके पास एक वाटर का मॉलिक्यूल शो हुआ है, तो दैट इज़ माइक्रो मॉलिक्यूल। डिफरेंट वाटर के मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के साथ डिफरेंट बॉन्डिंग्स के साथ लिंक्ड होंगे तो वो क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे? मैक्रो मॉलिक्यूल। तो लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स में कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, जो कि आपकी बुक से मैंने एग्जांपल्स ली हैं। इसके अलावा आप ऐड कर सकते हो ये ग्लूकोज हो गया माइक्रो में, अमीनो एसिड्स हो गया माइक्रो में। मैक्रो में जब आप लेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट चूँकि उनका ज़्यादा है, तो अगर आप उधर ग्लूकोज ले रहे हैं माइक्रो में तो उसको स्टार्च में लें मैक्रो के लिए, और अगर आपने अमीनो एसिड्स को माइक्रो कहा है तो आप उसका जो प्रोटीन है उसको मैक्रो मॉलिक्यूल में ले लें। हमारी बायोलॉजिकल वर्ल्ड में मॉलिक्यूल्स की फर्दर 2 हम टाइप्स करते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो सारे स्टूडेंट्स आप जानते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या है? ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें 2 एलिमेंट्स यानी कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ हों, और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ ना हों। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ऑब्वियसली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स इस वर्ल्ड पे आप अगर फोकस करें तो ऑर्गेनिज्म किस से निकला है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। तो ऐसा जिस्म जिसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मौजूद हों। एनॉर्मस नंबर हैं माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स के इसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की कैटेगरी में, जिसमें इंपॉर्टेंट जो हैं ग्लूकोज है आपके बॉडी में, अमीनो एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, ग्लिसरॉल है, न्यूक्लियोटाइड्स हैं। न्यूक्लियोटाइड्स की फर्दर यहाँ पे 3 एग्जांपल्स दी हुई हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एंड एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। इस स्लाइड में दोबारा हम ये देख रहे हैं कि बायोमॉलिक्यूल्स जो आपकी बॉडी में है मेजर 4 कैटेगरीज हैं। लेफ्ट टू राइट चलें, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन एंड देन न्यूक्लिक एसिड। ऑर्गेनेलीज एंड सेल्स ये हमारे पास सेकंड लेवल है। तो ऑर्गेनेलीज क्या हैं बच्चों? किसी भी सेल के अंदर जो फंक्शनल कंपार्टमेंट्स हैं, ऐसे कंपार्टमेंट्स, ऐसे चैम्बर्स जो सेल के लिए ख़ास फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे? ऑर्गेनेलीज कहेंगे। और मिलकर जो ऑर्गेनेलीज कंस्ट्रक्ट करेंगे दैट वुड बी सेल। कई माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ ख़ास अंदाज में अरेंज होकर ऑर्गेनेलीज और फिर क्या बनाएंगे? सेल्स बनाएंगे। अब ऑर्गेनिज्म 100 तरह के हैं। सिंपल ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ले लें, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की टाइप हो गया। तो सिंपल ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया हो गया और कई प्रोटिस्ट्स जो कि जस्ट एक सिंगल सेल पर मुश्तमिल हैं। उनमें ज़ाहिर सी बात है एक सेल ही पूरा एक ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर यानी एक सेल जो कि पूरा ऑर्गेनिज्म का फंक्शन करेगा। मल्टी सेलुलर में आप 3 एग्जांपल ले सकते हैं, फंजाई हो गया, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। तो इनमें मैनी सेल्स हैं, मैनी कितना? ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। तो एक सेल में कई सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, कई फंक्शनल कंपार्टमेंट्स हैं, जिनमें कुछ का जिक्र है लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, राइबोसोम्स। तो ये वो स्ट्रक्चर्स हैं, ये वो नेम्स हैं जिनके ख़ास स्ट्रक्चर्स और ख़ास फंक्शंस एक सेल के अंदर हो रहे हैं।
फिर ये फर्दर ऑर्गेनेली सेल से फिर आगे जो है इनकी हम फंक्शन डिस्कस करेंगे लेट में। तो इन तमाम स्ट्रक्चर्स को आप क्या कहेंगे, ऑर्गेनेली कहेंगे। अब आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये आपके पास एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है एक सेल, लेकिन ये पूरा ऑर्गेनिज्म है। तो ऑर्गेनेलीज जो हैं किसी भी सेल में चूँकि मुख्तलिफ काम सर अंजाम दे रहे हैं, तो काम बांटा जा रहा है, यानी सेल के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर हो रही है। अब सेल्स को न्यूक्लियस की बिहाफ में दो तरह में जो है आप डिवाइड करते हो। प्रोकैरियोट्स, ये ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, यानी प्रोकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल एक ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस नहीं है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। तो प्रोकैरियोट्स जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें इतना ज़्यादा ऑर्गेनेलिस का कंसेप्ट नहीं है, जस्ट राइबोसोम मौजूद है। हाँ, जो यूकैरियोट्स हैं यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूकैरियोटिक सेल्स पर मुश्तमिल हैं जिनका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, उसमें अ लार्ज नंबर ऑफ मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिस मौजूद हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल्स। हाँ, अलबत्ता सेल मेम्ब्रेन एक ऐसा ऑर्गेनेली है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में मौजूद है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं एक सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेलीज हैं, उनकी पिक्चर्स जो हैं वो आप थोड़ा सा माइंड में रखें। पहले गोल्जी, ये गोल्जी अपरेटस है, गोल्जी बॉडीज़। सेकंड और थर्ड जो पिक्चर है ग्रीन और जो रेड में आपको नज़र आ रही है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम्स का डिफरेंस है, राइबोसोम्स हैं, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोस्केलेटन, सेंट्रियोल, वैक्यूल, लाइसोसोम्स एंड सेल मेम्ब्रेन। अब स्टूडेंट्स ये खुद गैस करें कि इसमें अगर आपके पास साइटोस्केलेटन और सेंट्रियोल है तो ये कौन सा सेल हो सकता है, प्लांट का हो सकता है या फिर एनिमल्स का सेल हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड में हमने देखना है कि एक और पिक्चर जिसमें एक तरफ आपके पास सिंगल सेल है लेकिन वो प्रोकैरियोटिक सेल है बैक्टीरिया का, और यूकैरियोटिक में आपके पास फंजाई आ गए, नीचे प्लांट्स हैं और लेफ़्ट साइड पे मुख्तलिफ एनिमल्स शो हुए हैं जिनमें मैनी सेल्स मौजूद हैं, सिंगल सेल और मैनी सेल्स की। जो था हमारे पास थर्ड लेवल है दैट इज़ टिशू लेवल, फोर्थ लेवल इज़ टिशू लेवल। अब टिशू क्या है, अब इसमें आप यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म को छोड़ दें क्योंकि वो एक सेल एक ऑर्गेनिज्म है। हम मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में जब हम देखते हैं मैनी सेल्स, मैनी सिमिलर सेल्स लूजली शीट्स या फिर बंडल्स में अरेंज होती हैं और फिर एक ही काम को, एक ही फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शन एंड हैव सेम एम्ब्रियोनिक ओरिजिन, और उनका जो ओरिजिन है, आगाज़ है, वो भी एक ही जर्मिनल लेयर से हो, तो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल को क्या कहेंगे, टिशू कहेंगे। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको हिस्टोलॉजी में बताया था। अब नेक्स्ट के पॉइंट्स में हम देखते हैं कि ख़ास जो टिश्यूज़ हैं जिसमें मसल टिश्यूज़ हो गए जो कि कंट्रैक्शन मूवमेंट के साथ इन्वॉल्व हैं, कुछ ग्लैंडुलर टिश्यूज़ हो गए जो कि सक्रीशंस में इन्वॉल्व हैं, इसी तरह प्लांट्स में जाइलम टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर है एंड फ्लोएम टिश्यूज़ फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर एंड प्रोटीन्स। तो ये हमारे पास टिश्यूज़ का कंसेप्ट है। इस स्लाइड में आपको दो टिश्यू नज़र आ रहे हैं, ऑब्वियसली ये एनिमल्स के टिश्यूज़ हैं। राइट साइड पे मसल्स टिश्यूज़ है, नीचे एक मसल का सेल है और ऊपर उसके ग्रुप को देखें तो वो मसल टिश्यू बन गया। लेफ़्ट साइड में नीचे एक न्यूरॉन यानी एक सेल है और ऊपर बहुत सारे न्यूरॉन्स का जो ग्रुप है वो क्या बना रहा है, नर्वस टिश्यू। क्या फंक्शन हो सकता है मसल टिश्यूज़ का, कंट्रैक्शन, और नर्वस टिश्यूज़ का कंडक्शन। इस स्लाइड में आप ऊपर एक एपिडर्मल टिश्यू देख रहे हैं, नीचे ग्राउंड टिश्यूज़ में फर्दर 3 कैटेगरीज हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो ऑब्वियसली ये प्लांट टिश्यूज़ हैं। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ लेवल है दैट इज़ ऑर्गन एंड सिस्टम। इनको हम एक ही लेवल में इकट्ठे डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं ऑर्गन्स क्या हैं। अभी हम टिश्यूज़ की बात कर रहे हैं कि ऐसे तमाम सेल जो एक फंक्शन परफॉर्म करें। अब हमने यहाँ पे क्या कहना है, ऐसे तमाम टिश्यूज़ जो एक जैसा यानी एक रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो रिलेटेड फंक्शंस को डिफरेंट टिश्यूज़ परफॉर्म करें तो वो डिफरेंट टिश्यूज़ का ग्रुप क्या होगा, ऑर्गन होगा। फ़र्ज़ किया कि डाइजेशन को हम देखते हैं, डाइजेशन में मुख्तलिफ टिश्यूज़ मिलकर एक ही काम कर रही हैं जो कि ऑर्गन है। फ़र्ज़ किया हमारे पास स्टमक है, स्टमक क्या है, इसका रोल फूड डाइजेशन।
कौन सी फूड डाइजेशन? प्रोटीनियस फूड की डाइजेशन। तो इसमें सबसे पहला जो टिश्यू है दैट वुड बी सेक्रेटरी एपिथेलियम, यानी और स्टमक के अंदर एक टिश्यू सेक्रेटरी एपिथेलियम क्या सेक्रेट करेगा? गैस्ट्रिक जूस। मस्कुलर टिश्यू क्या करेगा? स्टमक की वाल्स को कंट्रैक्ट भी करेगा, फूड को मिक्स भी करेगा, किसके साथ? एंजाइम्स के साथ, और मूव करेगा फूड को नीचे पोस्टीरियर एंड की तरफ, किसके अंदर? स्टमक के अंदर। तो फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन जो है वो एक सिलेक्टिव वैल्यू रखता है कि मुख्तलिफ ऑर्गन्स जो हैं वो मुख्तलिफ टिश्यूज़ एक ही ऑर्गन बना रहे हैं, ऐसा ऑर्गन जो एक ही रिलेटिव फंक्शंस के साथ लिंक्ड है। नेक्स्ट स्लाइड में हमने क्या लिखा है कि ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ मच लेस डेफिनेट इन लेस डिफाइंड होगा ये इन प्लांट्स देन इट इज़ इन एनिमल्स, यानी एनिमल्स की निस्बत प्लांट्स में इतना ज़्यादा ऑर्गन्स मौजूद नहीं हैं। हाँ, हम 4 ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनको ऑर्गन के ज़ुमरे में ले सकते हैं, जिसमें रूट्स हैं, स्टेम्स हैं, लीव्स हैं और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, यानी फ्लावर्स हैं। इस स्लाइड में मुख्तलिफ आपको ऑर्गन्स नज़र आ रहे हैं। किडनीज़ हैं, लंग्स हैं, पेंक्रियास है, लीवर है, हार्ट है। तो ये हमारे पास तमाम क्या किसकी एग्जांपल्स में है? ऑर्गन्स की। इस डायग्राम में भी आप एक स्टमक को देख सकते हैं। स्टमक में एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं, मसल्स टिश्यूज़ हैं। एपिथेलियल टिश्यूज़ क्या कर रहे हैं? गैस्ट्रिक जूसेस सेक्रेट कर रहे हैं प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, और मस्कुलर टिश्यूज़ क्या करेंगे? मैकेनिकल डाइजेशन करेंगे, मूवमेंट कराएंगे वॉल्स की। इस स्लाइड्स में भी आपको डिफरेंट ऑर्गन्स नज़र आ रहे हैं। आई है, पेंक्रियास, ब्लैडर, किडनी, लंग्स, और उसके अलावा इंटेस्टाइन्स हैं, ब्रेन है, स्टमक है, हार्ट है। नेक्स्ट जो हमारे पास लेवल है दैट इज़ इंडिविजुअल लेवल, यानी पूरा ऑर्गेनिज्म। जितने भी ऑर्गन्स हैं प्लांट्स के अंदर तो सिंपल ऑर्गन्स हैं, एनिमल्स में हम ऑर्गन्स खाली नहीं कहेंगे, ऑर्गन सिस्टम्स कहेंगे। ये असेंबल्ड होंगे, मिलेंगे और पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, पूरा एक इंडिविजुअल बनाएंगे, जिसकी अपनी अपनी करैक्टरिस्टिक्स होंगी। अब जितने भी एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो इंडिविजुअली नहीं काम करेंगे, वो आपस में कोऑर्डिनेट फैशन में काम करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। और उनको मिलाने वाला कौन होगा? फिर एक और सिस्टम होगा, नर्वस सिस्टम। इसमें आपको एक एग्जांपल भी दिखाई गई है कि अगर एक इंसान मुसलसल कंटिन्यूसली हार्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हार्ड एक्सरसाइज में उसके ना सिर्फ मसल्स इन्वॉल्व्ड हैं बल्कि उसमें उसका रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी बढ़ रहा है, यानी लंग्स भी ज़्यादा काम कर रही हैं, हार्ट बीट भी बढ़ रही है, यानी हार्ट भी ज़्यादा पंप आउट कर रहा है। उसके अलावा ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है, फूड की डिमांड बढ़ रही है एक्सरसाइज के दौरान। तो नर्वस सिस्टम और एक और सिस्टम है एंडोक्राइन सिस्टम, ये 2 सिस्टम्स इन तमाम को आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। हाँ, प्लांट्स में भी जो है वो इस तरह की कोऑर्डिनेशन होती है, लेकिन वहाँ पे जस्ट हार्मोन्स करते हैं, यानी एंडोक्राइन सिस्टम उनका जस्ट कुछ हार्मोन्स पर मुश्तमिल है, नर्वस सिस्टम उनमें मौजूद नहीं है। इस स्लाइड में फिर आप देख सकते हैं कि ऑर्गन्स किस तरह से काम करते हैं। एक डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें मुख्तलिफ ऑर्गन्स रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा जी, इसमें भी आपको स्लाइड में दिखाया गया है कि एक नर्वस टिश्यूज़ हैं मिलकर ब्रेन बना रही हैं, ब्रेन से पूरा एक नर्वस सिस्टम शो हुआ है, नर्वस सिस्टम्स यानी जिसमें ब्रेन, स्पाइनल कार्ड्स, नर्व्स शो हुई हैं, और उसके बाद एक ऑर्गेनिज्म की तरफ आप जा रही हैं। ऑर्गेनिज्म लेवल हाईएस्ट लेवल है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हाईएस्ट लेवल है। एक बॉडी मुख्तलिफ सिस्टम्स पे कंपोस्ट ऑफ है और पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन रहा है, एक पूरा लिविंग इंडिविजुअल। नेक्स्ट अब इंडिविजुअल लेवल से जब हम आगे जाते हैं पॉपुलेशन लेवल आता है। तो पॉपुलेशन क्या है? एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप जो एक वक्त में एक जगह पे रहे, यानी ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज लोकेटेड इन सेम प्लेस एट द सेम टाइम। अब इसमें स्पीशी को कैसे डिफाइन करेंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म का ऐसा ग्रुप जो कि आपस में इंटरब्रेड कर सके, वो स्पीशी है। और एक ही स्पीशी से बिलोंग रखने वाले जितने भी इंडिविजुअल, जितने भी ऑर्गेनिज्म उस जगह पे मौजूद हैं, वो क्या कहलाएगा? पॉपुलेशन। अब इसकी एग्जांपल आप ले सकते हो कि एक राइस फील्ड है, उसमें रैट की तादाद बायोलॉजी की क्लास में
स्टूडेंट्स की तादाद और एक पूरे शहर में ह्यूमन की तादाद। ये हमारे पास क्या है, पॉपुलेशन के एग्जांपल है। पॉपुलेशन ऑर्गेनिज्म से एक बड़ा लेवल है, इसमें आपने ग्रुप देखना है ऑर्गेनिज्म का। इस पॉपुलेशन ये जो लेवल है इसकी भी अपने एट्रीब्यूट्स हैं, इसकी भी अपनी करैक्टरिस्टिक हैं, जिसमें कुछ इधर डिस्कस हुए हुए हैं। उन एट्रीब्यूट्स में सबसे पहले जीन फ्रीक्वेंसी है कि पूरी पॉपुलेशन में, यानी उस जगह में जितने भी ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं किसी स्पीशीज से बिलोंग रखने वाले, उनमें जीन की फ्रीक्वेंसी कितना है, कौन सा जीन कितना तादाद में मौजूद है। जीन फ्लो है, ये लफ्ज़ लो नहीं है, जीन फ्लो कि एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन में जो माइग्रेशन है वो उसका लेवल क्या है, जीन फ्लो कितना कर रहा है। एज की डिस्ट्रीब्यूशन, यानी उसमें बेबी कितने हैं, यंग्स कितने हैं और एल्डर्स कितने हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी कि कितना ज़्यादा नंबर हैं उस इंडिविजुअल्स के उस पॉपुलेशन में। पॉपुलेशन प्रेशर कि उस जगह में जो कैरिंग कैपेसिटी है उसका क्या रोल है। तो ये जितने भी पैरामीटर्स हैं ये पॉपुलेशंस को एक्सप्लेन करती हैं। इस स्लाइड में आपको पॉपुलेशन नज़र आ रही है, वुल्व्स की, फिर ह्यूमंस की, पेंगुइन्स की, टाइगर्स की और फिर रैट्स की। इसके बाद का लेवल कम्युनिटी है, यानी जब एक जगह पे डिफरेंट पॉपुलेशंस मिलकर रहेंगी, पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़, उसमें प्लांट्स भी होंगे, एनिमल्स भी होंगे, जो एक ही हैबिटेट एक ही प्लेस में होंगे, उसमें उसको आप क्या कहेंगे, कम्युनिटी। इसमें टाइम का होना मस्ट नहीं है, जस्ट एक हैबिटेट होना मस्ट है। तो जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं ये ऑर्गेनिज्म की डायनामिक कलेक्शन है, यानी वन पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, दूसरी तरफ कोई दूसरी पॉपुलेशन जो है वो क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। तो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होना कहाँ से इसका इफेक्ट आ रहा है, अगर इन्वामेंटल या एबायोटिक फैक्टर्स में कुछ फ्लक्चुएशंस हैं तो कोई ऑर्गेनिज्म की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है और किसी की कम हो रही है। अब कम्युनिटीज़ दो तरह से हो सकती हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं, सिंपल भी हो सकती हैं। तो कोई भी अगर इन्वामेंटल चेंज आएगी तो किस में ज़्यादा अफेक्ट करेगी, सिंपल कम्युनिटी में या कॉम्प्लेक्स में। यस, सिंपल जो कम्युनिटीज़ हैं उसमें कोई भी फ्लक्चुएशन आ गई इन्वायरमेंट में तो वो ड्रास्टिक चेंज, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट शो करेगी। हाँ, अलबत्ता जो कॉम्प्लेक्स कम्युनिटीज़ हैं उसमें इनको निगलेक्ट भी किया जा सकता है। ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शन शो करती हैं। वो इंट्रैक्शन किस फॉर्म में हो सकता है, प्रेडेशन की सूरत में, पैरासिटिज्म की सूरत में, कॉमन्सलिज्म, म्यूचुअलिज्म या कंपटीशन की फॉर्म में। प्रेडेशन जिसमें एक जो है प्रे है और दूसरी तरफ प्रीडेटर है, एक मार रहा है दूसरा मारा जा रहा है। पैरासिटिज्म एक तरफ पैरासाइट है एक तरफ होस्ट है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को डिजीज़ काज कर रहा है, दूसरा उससे डिजीज़ ले रहा है। कॉमन्सलिज्म ऐसी एसोसिएशन जिसमें दोनों को फ़ायदा हो, कॉमन्सलिज्म जिसमें एक को फ़ायदा हो, दूसरे को ना नुकसान हो ना फ़ायदा हो। म्यूचुअलिज्म जिसमें ऐसी एसोसिएशन जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म जो एसोसिएशन में एसोसिएटेड हैं उनको फ़ायदा हो। और कंपटीशन एक ही रिसोर्स के लिए compete करना। अब लास्ट जो हमारे पास स्लाइड है वो कम्युनिटी की आपको एक पिक्चर दिखाई गई है जिसमें डिफरेंट पॉपुलेशंस एक साथ रह रही हैं। तो ये हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस थे। आज के टॉपिक में आप बच्चों आपने सीखा बायो एलिमेंट्स क्या हैं, उसके अलावा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस क्या हैं। उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।